हेलो गाइस, तो आर्मी क्लास विद अनुज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 1 घंटे की क्लास लेने वाले हैं यूपीएसआई के लिए, यानी आज 100 से पार क्वेश्चन देखते हैं आज 1 घंटे में कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए एक रामबाण है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं, इससे क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं आ सकता दोस्तों। तो दोस्तों, हर सब्जेक्ट के टॉपिक टू टॉपिक हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? यानी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। या तो वे अपना कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा कर चुका हो, या फिर उसकी आयु 65 वर्ष पूरी हो गई हो। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी पहले हो गई हो। यानी ये मान के चलो, अगर कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर उसकी एज 63 ईयर्स है, तो वे सिर्फ 3 साल ही अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है ना भाई। अगर मान के चलो व्यक्ति 55 साल का मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनता है, तो वे 6 साल यानी 61 साल तक ही मतलब कार्यकाल कर पाएगा और 6 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा। क्लियर है भाई। ये लगभग ज्यादातर ये ऐसे एज के बनते हैं, यानी 60, 61, 62, यानी 1-2 साल का इनका कार्यकाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? जो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव कराता है वे कौन कराता है? लोकसभा सदस्य, लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और ये अपने व्यक्तियों में से ही एक लोकसभा अध्यक्ष की मतलब अध्यक्ष को चुन देते हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करता, ये एक लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, ना कि ये लोकसभा अध्यक्ष की शपथ ग्रहण करता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? यानी लोकसभा उपाध्यक्ष को ये अपना त्याग पत्र देता है, ना कि ऑप्शन में अगर राष्ट्रपति आए या प्रधानमंत्री आए तो किसी को नहीं देता। ये सिर्फ अपना त्याग पत्र किसको देता है दोस्तों? लोकसभा उपाध्यक्ष को ही ये अपना त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वे जीबी मावलंकर थे। यानी जब हमारी लोकसभा 1952 में स्टैब्लिश हुई, तो उस समय जीबी मावलंकर को हमारा लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भाई मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को समझा रहा हूं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यानी जब भी संसद में अगर दोनों सदन आप बैठेंगे तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा। यानी दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। यानी संसद के हमारे 2 सदन हैं और अंग हमारे 3 हैं। याद रखना, सदन कितने हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग कितने हैं? 3, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनी है। किससे मिलकर? तीनों से मिलकर हमारी संसद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है दोस्तों? तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यानी लोकसभा अध्यक्ष बोलता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उसको कौन डिसाइड करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक के ऊपर यानी लोकसभा का निर्णय फाइनल होता है। अगर मान चलो ये धन विधेयक लोकसभा में पेश हो गया, तो लोकसभा 14 दिन के लिए राज्यसभा में भेजेगी ये विधेयक। पर अगर 14 दिन के बाद उसकी सहमति अगर राज्यसभा अगर जो राज्यसभा की अगर मान चलो अनुमति हुई, उसमें कुछ फेरबदल करने की, तो थोड़ा सा राय दे सकती है। यानी 14 दिन के बाद वापिस आएगा। और जो लोकसभा अगर लोकसभा चाहे तो उसकी इस अनुमति को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, और सीधे डायरेक्ट राष्ट्रपति के साइन करा देता और ये धन विधेयक पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जो लोकसभा का जनक किसे माना? जीबी मावलंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई दोस्तों। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीबी मावलंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, यानी लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। अगर मान चलो लोकसभा में भाई लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कौन लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, जो भी लोकसभा में वरिष्ठतम सदस्य होगा वे उसकी अध्यक्षता करेगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है, लोकसभा महासचिव होता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार, यानी मीरा कुमार भारत की पहली महिला एकमात्र ऐसी थी जो लोकसभा की अध्यक्षता उन्होंने करी थी, जो लोकसभा की अध्यक्ष थी मीरा कुमार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी भारत का जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है, प्रधानमंत्री। जो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का जो सभापति होता है वे कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। यानी जितनी भी जो भी हमारी संघीय मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसका जो सभापति होगा वे हमारा प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, यानी जो प्रधानमंत्री पद से जो त्यागपत्र दे दिया था वे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। कौन थे भाई, मोरारजी देसाई। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे, यानी जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। और 1964 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, जो 1966 में उनकी भी डेथ हो जाती है। यानी अब बात करने जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1989 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, मोतीलाल नेहरू। इनकी वाइफ का क्या नाम था, कमलावती। इनकी एक पुत्री थी इंदिरा गांधी, जिसका जन्म 1917 में हुआ था। और कमलावती से शादी इनकी कब हुई थी, 1916 में कमलावती से शादी हुई थी। और कमलावती की मृत्यु 1936 ईस्वी में मलेरिया के कारण स्विट्जरलैंड में हो गई थी। और दोस्तों इनकी जो बेटी थी इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने 1945 में शादी फिरोज गांधी से करी थी। और फिरोज गांधी का जन्म कब हुआ था, 1912 में फिरोज गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों। और फिरोज गांधी की मृत्यु 1960 में हो गई थी बीमारी के कारण। और संजय गांधी और राजीव गांधी इंदिरा गांधी के दो पुत्र थे, जो बाद में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और 1991 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी राजीव गांधी की। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है, यानी 25 एज होनी बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आपका सपना है देश के प्रधानमंत्री बनने का, तो आपको अपनी एज 25 ही करनी होगी। यानी उससे नीचे का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। यानी अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है, पर मिनिमम आपकी आयु 25 होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होती है, यानी प्रधानमंत्री में। जो प्रधानमंत्री में जो प्रभुत्ता किसमें निहित होती है, प्रधानमंत्री में। यानी कि प्रधानमंत्री भारत का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। मैं मानता हूं प्रथम व्यक्ति कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है। पर राष्ट्रपति तो एकमात्र पुतला है। जो भी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल जो भी डिसीजन लेगी वो उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको महाभियोग लगा करके उसको हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हो गई है। 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपने पद पर ही रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री की भी अपने ही पद पर रहते हुए 1966 में मृत्यु हो गई थी। और जवाहरलाल नेहरू की 1964 में हो गई थी। और एकमात्र हमारा जो प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, यानी 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको 2 सिक्कों ने मार दिया था। ठीक है भाई, ये हमारे 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं।
तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आपको आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों तहलका मचा दो, मतलब लगा दो आग वीडियो में। ऐसा यूट्यूब पर आपको ऐसे क्वेश्चन, इतने अच्छे फैक्ट कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा है दोस्तों। कहीं भी आप पढ़ लो, मुखर्जी नगर पढ़ लो, कहीं पढ़ लो दोस्तों, मैं आपको पूरा एक एक क्वेश्चन को ब्रीफ करके समझा रहा हूं, और क्वेश्चन से अलग भी मैं आपको कोशिश करता हूं कि मैं आपको समझाऊं। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? यानी राष्ट्रपति। यानी प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? वे राष्ट्रपति दिलाता है। और जितने भी मंत्री होते हैं उनको भी राष्ट्रपति उनके मंत्री की शपथ दिलाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। भारत के सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, एज ऑफ 40, यानी 40 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बन गए थे। और सबसे ज्यादा उम्र के मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री थे। और एकमात्र प्रधानमंत्री जो स्वतंत्र भारत में उनका जन्म हुआ था तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका जन्म 1950 में हुआ था दोस्तों। और 17 सितंबर को मोदी जी का जन्म हुआ था। 17 सितंबर 1950 को मोदी जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका स्वतंत्र भारत में जन्म हुआ था, यानी कौन थे भाई? कौन थे? हमारे वर्तमान में जो मोदी जी हैं उनका जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी पद यानी किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? HD देवगौड़ा। तो दोस्तों अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, मान चलो प्रधानमंत्री के यानी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और लोकसभा के चुनावों में किसी तरीका से जो पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नाम नॉमिनेट कर रखा है वे व्यक्ति उस सीट से हार जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको प्रधानमंत्री बना तो दिया जाएगा, मगर 6 महीने के अंदर या तो वह संसद का सदस्य होना जरूरी है, या वे लोकसभा का सदस्य हो या वे राज्यसभा का सदस्य हो, यानी किसी एक का सदस्य होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इसी तरीका से देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, एक तो गुजरात से भी लड़ते हैं, एक वाराणसी से भी लड़ते हैं। तो बाद में अगर ये दोनों सीटों से जीत जाते हैं तो बाद में एक सीट से इन्हें त्यागपत्र देना होता है। तो हर कोई प्रधानमंत्री 2 ही सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो नरेंद्र मोदी तो बार बार दोनों सीटों से चुनाव जीते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के जो संघ की जो मंत्री परिषद होती है जिसमें 60 मंत्री होते हैं, ठीक है ना, वे किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा बनी हुई है तो मंत्री परिषद भी बनी हुई होगी। अगर लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो पूरा हमारा मंत्री परिषद भी भंग ही हो जाएगा, ठीक है भाई, वे पूरा मंत्री परिषद भी भंग हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो बहुत बढ़िया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बनने बिना, यानी भारत में किसी भी सदन का सदस्य बनने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक बना रहेगा? यानी 6 माह तक। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी यानी भारत का जो व्यक्ति है वे किसी को भी अगर मंत्री बना सकते हैं, पर वह सदन का सदस्य होना जरूरी है। यानी 6 महीने के बाद उसको संसद की सदस्यता लेना जरूरी है। मैंने आपको बता दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, यानी 6 महीने तक लोकसभा या राज्यसभा का व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान किसमें है? यानी अनुच्छेद 75 में है, ठीक है भाई, यानी अनुच्छेद 75 में है। संविधान के किसी अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति, ठीक है ना, और का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 75 में है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी राष्ट्रपति दिलाता है। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, संविधान में
लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, यानी 552 निर्धारित की गई है। तो दोस्तों अब ये 550 हो गई, यानी जो इसमें 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे वे जो आर्टिकल 331 में है वे अब खत्म कर दिए हैं, यानी कोई भी एंग्लो इंडियन व्यक्ति अब नहीं चुना जाएगा। और एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता था, जिसके पापा दादा दादी जिनमें से कोई एक ब्रिटेन में जन्मा हो तो वे एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। और उन्होंने शादी भारतीय किसी महिला से कर ली हो या भारत का कोई व्यक्ति हो इंग्लैंड की महिला से शादी कर ली, तो ऐसे 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है, ये उसके लिए पावर होती है। तो अब उसको हटा दिया गया है, वो इसका प्रावधान आर्टिकल 331 में था, जिसकी परिभाषा आर्टिकल 333 में थी, तो इसको अब खत्म कर दिया है। अब हमारी संख्या 550 हो गई है। दोस्तों ये 550 जो लोकसभा की जो जनसंख्या जो चुने गए थे व्यक्ति, ये 1971 की जनगणना के आधार पर ये इनकी सीटों का निर्धारण किया गया था। तो दोस्तों अब हमारा 2026 तक ये निर्धारित था, अब 2026 के बाद सीट बढ़नी संभावी है, यानी पक्का बढ़ेंगी। तो इसलिए हमारे संसद में जगह भी, सीटों की संख्या भी कम थी, इसलिए अब एक बड़ा पूरा भव्य संसद बनाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, वर्तमान में लोकसभा के राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 थे, ये क्वेश्चन हट गया है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है। वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का, देखो 1971 की जनगणना के आधार पर यह आधारित है, यानी अगर हमारी यूपी में 80 सीट लोकसभा की हैं तो वे 1971 की जनगणना के अनुसार निर्धारित थी। और दोस्तों ऐसा क्यों था, ये 2002 के करीब निर्धारित हुआ था। ऐसा क्यों था दोस्तों, जब जनसंख्या एकदम फास्ट बढ़ रही थी आजादी के बाद, और 70 और 71 में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो सरकार ने ये गुजारिश की, ये रिक्वेस्ट की कि जनसंख्या को कम करो। तो दोस्तों जो साउथ इंडियन थे, जो साउथ के जो राज्य थे, उन्होंने सरकार की बात को मान लिया कि भी हम जनसंख्या को कम करेंगे, यानी वे 2 बच्चे करने लगे। कोई पढ़े लिखे लोग थे। और जो ये उत्तर के जो देश थे, यानी जो मध्य भारत था, यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो स्टेट थे, ये बराबर जनसंख्या को बढ़ती कर रहे थे, यानी बराबर बढ़ा रहे थे। तो फिर जैसे साउथ वालों ने सरकार से गुजारिश की, भाई ऐसे तो हमारा भाई राष्ट्रपति भी हमारा नहीं चुना जाएगा, प्रधानमंत्री भी हमारा नहीं चुना जाएगा, अगर ऐसे ये जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे तो ऐसे तो हम भी जनसंख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे तो संसद में कोई बैठेगा ही नहीं इस तरीका से, ना तो हमारा मंत्री होगा ना हमारा प्रधानमंत्री होगा। तो सरकार ने उनकी बात को समझा और सोचा भाई ये बात बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, तो इसीलिए 1971 की जनगणना के अनुसार ये संसद में सीटों का निर्धारण किया गया। तो दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वे 25 ईयर होती है। तो समझ जाओ, जो अगर राष्ट्रपति 25 का बनता, प्रधानमंत्री अगर 25 का बनता है तो लोकसभा सदस्य भी 25 का होना जरूरी है। और याद रखना, अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनोगे तो राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु 30 वर्ष होनी जरूरी है। तो दोस्तों देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं और 80 सीटें हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस टाइम 24 करोड़ के लगभग आ रखी है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है, यानी नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, इन सभी राज्यों में 1-1 लोकसभा की सीटें हैं। कितनी सीटें हैं दोस्तों, 1-1 लोकसभा की सीटें हैं। बहुत बढ़िया। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र जरूर होता है, यानी लोकसभा का जो सत्र बुलाया जाता है वे एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जा सकता है, यानी कम से कम वे 2 बार बुला सकते हैं। यानी ये बहुत जरूरी है, लोकसभा का सत्र एक साल में 2 बार बुलाया ही बुलाया जाएगा। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, यानी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। ठीक है दोस्तों, पर लोकसभा अध्यक्ष कभी भंग नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष तब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा गठित नहीं होती, जब तक लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है जब तक अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों
बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा बजट पास किया जाता है, पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसी विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है, यानी धन विधेयक को। यानी कौन सा ऐसा विधेयक है जिसको सिर्फ लोकसभा ही पास कर सकती है, यानी पारित कर सकती है? ऐसा धन विधेयक है भाई, धन विधेयक है। वर्तमान में लोकसभा सीटें की संख्या कितनी है? 545 है। यानी दोस्तों वर्तमान में सिर्फ 545 ही लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं। यानी जो 60 सीट हैं ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके के लिए रिजर्व रखी गई हैं। यानी अगर हम इसे कभी भी अपने क्षेत्र में मिला लेंगे तो यहां से हम 7 सांसद पक्का उसमें मिलाएंगे, ठीक है। इसलिए 7 सीट रिजर्व में रखी होती हैं। और दोस्तों अब ये 543 इनकी संख्या है, यानी 2 एंग्लो इंडियन हमारे घट गए हैं। आपातकालीन स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? यानी आपातकाल जब इमरजेंसी लगती है तो संसद एक बार में कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, और फिर इसकी अवधि द्वारा भी वे बढ़ा सकता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या बोलते हैं? शून्यकाल। यानी प्रश्नकाल का जो समय होता है, एक होता है समय प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल के जो ठीक बाद का समय होता है वो होता है शून्यकाल। शून्यकाल होता है दोस्तों। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। हालांकि अधिकतम 250 है। यानी जो लोकसभा में जो सीटें हैं अधिकतम 250 हैं और वर्तमान में 245 हैं दोस्तों। यानी 5 सीट हमें भी उधर के लिए रिजर्व रख रखी हैं, आपको बता ही दिया था मैंने। और दोस्तों इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एक्सपर्ट व्यक्ति, कला साहित्य इनके क्षेत्रों में एक्सपर्ट व्यक्ति 12 व्यक्ति मनोनीत करता है दोस्तों। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है भाई। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? अगर क्वेश्चन आ जाए तो 2 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष। यानी हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हटा दिए जाते हैं और 1/3 सदस्य नए उसमें शपथ ले ली जाती है। यानी इसलिए इसको स्थायी सदन बोलते हैं। यानी ये सदन कभी भंग नहीं होता। और दोस्तों विधान परिषद कभी भंग नहीं होती पर खत्म की जा सकती है। विधान परिषद यानी जो स्टेम 6 स्टेटों में है विधान परिषद, ठीक है, वे कभी खत्म नहीं होती, वे कभी भंग नहीं होती पर उसे खत्म किया जा सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी 30 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है? लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए यानी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग अगर आपके पास है तो आपको विपक्ष का नेता बना दिया जाएगा। तो आपको पता होगा जब 2014 में मोदी लहर आई थी तो उस समय कांग्रेस विपक्ष की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही थी, तो उसमें यानी 1/10 सीट कांग्रेस सरकार ने ली नहीं थी, तो उसकी भाई विपक्ष भी मतलब था ही नहीं उसमें। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? यानी राज्यसभा ऐसा एक सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता, यानी वे वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी वे उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वे वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी हमारा उप राष्ट्रपति होता है। अब इस टाइम वर्तमान में कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट? एम वेंकैया नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। बहुत बढ़िया भाई। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं हो सकता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 बार सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी जो हमारा राज्यसभा सदस्य है दोस्तों ये कभी भंग नहीं होता, ये एक स्थायी सदन है। यानी इसमें आपको मैं कभी एक बोर्ड पे वीडियो बनाऊंगा, जब मैं अलग से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा बोर्ड पर वीडियो बनाकर मैं अच्छे से ये सब चीज आपको क्लियर करूंगा। तो फिलहाल मैं यूपीएसआई के लिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, और नहीं तो हम अभी आपको जो मैथ्स
रीजनिंग और जीके। बहुत ही बढ़िया इनकी हम क्लास चलाएंगे और RS अग्रवाल हम एकदम शॉर्ट ट्रिक में कराते हैं। तो मेरी वीडियो पड़ी भी हुई है, यानी संख्या पत्ती पूरा एक एक क्वेश्चन संख्या पत्ती का मैंने RS अग्रवाल का करा रखा है बाय शॉर्ट ट्रिक। यानी दोस्तों अगर मैं बोल रहा हूं अगर मेरे को टाइम मिल जाए तो मैं आपको RS यानी मैथ की ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा दोस्तों, आपको यूट्यूब के चैनल पर, यूट्यूब की दुनिया में ऐसा कोई नहीं करा सकता। क्योंकि दोस्त मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और मैं खुद मैंने काफी मेहनत की है और काफी तैयारी की है, और जब मैं ये अपनी एक जॉब मैंने प्राप्त की है तो दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताता रहूंगा और हमेशा मैं आपको गाइड करता रहूंगा दोस्तों पढ़ाई के मामले में। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। और उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? याद करने वाला क्वेश्चन है। 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। तो दोस्तों हमारे संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। यानी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था मात्र 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को। और अंतिम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। यानी संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता। यानी जो हमारी संचित निधि होती है, संसद की अनुमति के बिना उसमें से कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? यानी केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है दोस्तों, जब राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर जब हस्ताक्षर हो जाएं तो वे राज्य सूची पर भी विषय बना सकती है केंद्र सरकार। क्योंकि जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वे किस पर डिपेंड होते हैं? विधानसभा के लोग उन्हें चुनकर भेजते हैं। तो भाई हमारे क्या है कि जो संसद फाइनल भाई राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची यानी तीनों पर कानून बना सकती है। तो इसका मतलब सबसे पावरफुल हमारी केंद्र सरकार ही होती है। यानी राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है, पर अगर केंद्र सरकार को ये लगता है कि ये कानून ठीक नहीं बन रहे तो वे 2/3 बहुमत यानी राज्यसभा का 2/3 बहुमत प्राप्त करके वे अपना राज्य पर भी कोई कानून बना सकती है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समानांतर कितना होना यानी कितना अंतर होना जरूरी है? यानी 6 माह का अंतर होना जरूरी है। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ही नहीं है? यानी अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमनदीप। तो दोस्तों ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों दादरा नगर हवेली और दमन और दीप को मर्ज करके एक TUT बना दिया है। यानी 3 दिसंबर 2019 को इसको मर्ज करके एक बना दिया गया था दोस्तों। और जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसको 2 UT बना दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और कौन सी तारीख को घोषणा हुई थी साहब? 31 अक्टूबर। याद रखना दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को। और इसकी घोषणा कब हो गई थी दोस्तों? 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को दोस्तों। यानी धारा 370 हटा दी गई थी। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? यानी श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। यानी दोस्तों ये लोकसभा के सदस्य ही नहीं बन पाए थे, हार गए थे ये, इसलिए इनको राज्यसभा का सदस्य बनाना पड़ा था। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति हमारा होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों हमारे यहाँ 2 प्रकार के चुनाव होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
यानी जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वे डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। यानी जिन चुनावों में 18 साल का व्यक्ति वोट डाल सकता है और भारत का हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार है, उन चुनावों को प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट चुनाव कहते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, यानी एकल संक्रमणीय प्रणाली। एकल संक्रमणीय प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और दोस्तों राष्ट्रपति के वोट की जो वैल्यू निकाली जाती है वे भी हम आपको एक वीडियो में समझा देंगे कि राष्ट्रपति के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। यानी सबसे ज्यादा वैल्यू जो होती है वे लोकसभा के सदस्य की वैल्यू होती है, उसमें राज्यसभा भी। देखो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। दोस्तों मैं दोबारा रिपीट करता हूं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं, क्योंकि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते ही नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, संसद के दोनों सदन। ठीक है भाई, संसद के दोनों सदन कराते हैं। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है, संसद को। अगर कार्यकाल को समाप्त होने से पहले उस उपराष्ट्रपति को हटा सकता है, और ये प्रस्ताव राज्यसभा से उठना जरूरी है। यानी इसको अगर हटाना है तो राज्यसभा प्रस्ताव उठाएगी, ना कि लोकसभा में प्रस्ताव उठेगा। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा गया, यानी राज्यसभा ही उसे उस पद से हटा सकती है। सिर्फ राज्यसभा को ही पावर है, पर लोकसभा का भी प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये आपके लिए एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको क्वेश्चन को बार बार एक बार मेरी वीडियो को देखते रहे, आपको कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहा मैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है, सर्वोच्च न्यायालय। यानी उपराष्ट्रपति के जो चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय सॉर्ट आउट करता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष होनी चाहिए, सॉरी 35 वर्ष होनी चाहिए। और संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है, आर्टिकल 36 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम धुआंधार क्वेश्चन करेंगे। यानी हम अब जल्दी ही इन 500 क्वेश्चनों को फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूले। तो जय हिंद, जय भारत।